Hello students, in this video we are going to discuss about the unit root test। तो यूनिट रूट टेस्ट या डिकी फुलर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो जैसे हमने पढ़ा कि किस तरह से जो नॉन स्टेशनरी सीरीज़ होती है उन पे हम रिग्रेशन रन नहीं कर सकते। जो भी रिज़ल्ट आएंगे, हम अगर नॉन स्टेशनरी सीरीज़ पे रिग्रेशन रन करते हैं, ओके, एस्टिमेशन फॉरकास्टिंग करते हैं, तो रिजल्ट जो आएंगे वो रिलायबल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखिए आप यूनिट रूट होता क्या है। यहाँ पे देखिए ये मेरा YT है, ठीक है। ये रैंडम वॉक मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये रो है, ये YT-1, ओके, एंड प्लस ये मेरा एरर टर्म आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो ये रो का वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और लेस देन और इक्वल टू 1 के ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो रो का वैल्यू आ रहा है हमारे पास, कौन सा रो का वैल्यू जो ये आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम यूनिट रूट बोलते हैं। और ये अगर यूनिट रूट ये रो का वैल्यू 1 के इक्वल है तो उस केस में क्या होगा, अगर ये इसका वैल्यू 1 के इक्वल है तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारा सीरीज स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू 1 नहीं क्यों होना चाहिए, ठीक है, या फिर ये 1 से कम होगा तो सीरीज स्टेशनरी होगी या नॉन स्टेशनरी होगी, ऐसा क्यों, 1 से ग्रेटर होगा तो क्या होगी। ठीक है, तो देखिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे YT का वैल्यू हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, YT का वैल्यू हमारा प्रीवियस ईयर का YT वैल्यू और एरर टर्म पे डिपेंड कर रहा है। इसको हम रैंडम वॉक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे Y का वैल्यू मैं यहाँ पे पिछला, जैसे मैं Y0 या Y0 का वैल्यू मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, ठीक है, और जब मैं इस रो का वैल्यू मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर Y1 पे आप जाएंगे तो पास्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओके, रो का वैल्यू 2 हो गया और ये पास्ट का 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद और मैं एरर टर्म फॉर सिंप्लिसिटी में ये ऐसे मान लेता हूँ कि एरर टर्म का वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, एरर को मैं 0 मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह आप Y2 पे जाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा और पास्ट का वैल्यू क्या है, पास्ट का वैल्यू क्या है आपके पास, ये 2 टाइम 1 आ गया, तो ये अपने आप ही क्या हो गया, 4 आ गया। ठीक है, उसी तरह आप Y3 में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा रो का वैल्यू और पास्ट ईयर की जो आएगी आपकी क्या, Y का वैल्यू था 8 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये क्या बन रहा है, ये इस तरह के एक्सप्लोसिव सीरीज़ बन रहा है, ये एक्सप्लोसिव बन रहा है कि जो कि ट्रू नहीं है। अगर हम GDP को उसके पास्ट ईयर के GDP के बेसिस पे हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस हिसाब से तो हमारा जो GDP है वो इंक्रीज़ ही होता जाएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता जाएगा। तो इससे क्या आ गया, ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगता है। ठीक है, ओके, दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक। ठीक है, ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रहा है इस बेसिस पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने देख लिया कि ये जो रो का वैल्यू है ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। अब ये देखता हूँ कि मैं इसका वैल्यू क्या लेस देन 1 होगा। ठीक है, इसका वैल्यू लेस देन 1 होगा या नहीं होगा, ये मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ओके, चलिए देखते हैं इसका लेस देन 1 होगा तो क्या कंडीशन बन रहा है। जैसे मैं वंस अगेन मैं इसको Y1 यहाँ पे लिखता हूँ, जो पास्ट ईयर रो का वैल्यू मैं 0.5 लिखता हूँ और Y का जो पास्ट था 1 था और मैं एरर टर्म को 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू ये 0.5 आ गया। ठीक है, इसी तरह आप Y2 की तरफ जाएंगे तो क्या कर, रो का वैल्यू 0.5 लिखेंगे और पास्ट 1 जो 1 का वैल्यू है, ठीक है, हमारे इनकम का 1 पीरियड में वैल्यू है वो क्या है, 0.5 आ गया। ठीक है, उसी तरह आप 3 में जाएंगे तो क्या हो गया, ये 0.5 आएगा और लास्ट में ये 0.5 और ये 0.5। ठीक है, तो इस तरह से चलता रहेगा। तो देखिए इनिशियली क्या था हमारा 0.5 था, सेकेंड पीरियड में क्या आ गया 0.5 स्क्वायर आ गया और थर्ड पीरियड में क्या आ गया 0. ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू 0.5 आ गया और ये क्या आ गया 0.25 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया 0.125 आप। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। जब ये वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है कि मतलब ये हमारा जो है एक्सप्लोसिव यूनिट नहीं बन रही है, ये बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, जो एरर टर्म है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो डेविएशन आया हुआ था वो क्या कर रहा है, वो फिर से वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो भी इसको हमें कंसिडर नहीं करना है, ये नॉन स्टेशनरी की तरफ नहीं ले जा रहा है, ठीक है, स्टेशनरी की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पे हम यूनिट रूट की बात करते हैं, वाई टी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं 1 करता हूँ, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ठीक है। और पास्ट ईयर का भी मैं इनकम 1 ले लेता हूँ, और इसी तरह 1 2 पे आता मैं, ये 1 था तो 2 में क्या होगा, ये 1 आ गया, ये फिर 1 आ गया, ठीक है। तो ये देखिए y3 पे चले जाएंगे तो ये, तो देखिए ये क्या इम्पैक्ट, ये सेम ही रहेगा, इम्पैक्ट सेम है। तो मतलब ये अपनी जो है, ये जो डेविएशन आ रहा है इसका, जो उसके हट के ये पीछे की तरफ नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब जहाँ पे 1 है वो सीरीज़ नॉन स्टेशनरी होगी, ठीक है, नॉन स्टेशनरी होगी, इसको हमें स्टेशनरी करना पड़ेगा। ओके, आई होप कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि वंस अगेन मैं ऐसे लिखता हूँ कि वाई टी इक्वल टू ये रो वाई टी माइनस 1, और ये मैं एरर टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर ये रो का वैल्यू 1 है तो यहाँ का मतलब क्या है कि यूनिट रूट का प्रॉब्लम है यूनिट रूट प्रॉब्लम, ओके। एंड दिस इज़ नॉन स्टेशनरी सीरीज़, नॉन स्टेशनरी सीरीज़ आ गया है, ठीक है। ये नॉन स्टेशनरी सीरीज़ आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमें रो का वैल्यू निकालना है, तो हमें OLS को रन करना है। पर देखिए इस, अगर हमारा जो है नॉन स्टेशनरी सीरीज़ है, हम OLS इसे ऐसे रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक पीछे पे एक लेग पे हमें इसको माइनस करना है, ठीक है। इसको एक लेग से हम माइनस करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। आगे ये रो आ गया, ये t-1 और माइनस क्या आ गया, t-1, ठीक है। और ये प्लस हमारा क्या आ जाएगा, इसको एरर टर्म को मैं वैसे ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा ये चेंज इन इनकम t आ गया, ठीक है, इक्वल टू, और ये रो -1 आ गया इसको, और वाई टी को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। और आगे मैं यहाँ पे एरर टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रो -1 वाला पार्ट जो आ रहा है, इसको मैं जो है, इसको मैं डेल्टा से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। डेल्टा से भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। इसको मैं डेल्टा से लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास चेंज इन वाई टी इक्वल टू, इसको मैं डेल्टा वाई t-1 प्लस यू टी, ठीक है। ये मेरे पास केस आ गया, किसका आ गया है, रैंडम वॉक का केस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें टेस्टिंग करना है, हमारी नल हाइपोथेसिस क्या आएगी, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस आएगी कि ये जो हमारे डेल्टा का वैल्यू है इक्वल टू 1 है। जब डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा तो इस केस में रो का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे रो -1 इक्वल टू, मैं 0 कर देता हूँ तो ये रो का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखिए, ये अगर ये रो का वैल्यू लेस देन 1 आता है तो उस केस में ये वैल्यू फ्रैक्शन में चली जाएगी। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या आ गया हमारा, ओके। ये क्या है, ये हमारा जो इसका वैल्यू है ये लेस देन 0 है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग हमें यहाँ पे करनी है, और इस टेस्ट को क्या बोलेंगे हम, डिक्की फुलर टेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिक्की फुलर टेस्ट, ओके। तो ये जहाँ पे क्या है, हमारी टाइम सीरीज़ जो है नॉन स्टेशनरी है, ये हम एक हाइपोथेसिस बना के चल रहे हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या है, नॉन स्टेशनरी सीरीज़, नॉन स्टेशनरी सीरीज़ का हमने एक हाइपोथेसिस लिया है, ठीक है। तो देखिए ये मॉडल हम कई तरह से इसको कर सकते हैं। तो देखिए इसको वाई टी को एक रैंडम वॉक वाले मॉडल के फॉर्म में हम लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे चेंज इन वाई टी, जो मैंने अभी किया, ठीक है। ये आ गया डेल्टा वाई t-1, ठीक है, प्लस एरर टर्म आ गया। और दूसरा हम रैंडम वॉक भी ड्रिफ्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा चेंज इन वाई टी इक्वल टू, यहाँ पे ये β1 जो ड्रिफ्ट पैरामीटर है ये, ठीक है, और y-t प्लस हमारा जो है एरर टर्म आ गया, ठीक है। इसी तरह हम जो है ट्रेंड के साथ, डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड के साथ करेंगे, तो ये चेंज इन वाई टी इक्वल टू ये β1 प्लस β2 टी ट्रेंड टाइम, ओके। और ये मेरा आ गया डेल्टा
t-1 प्लस ये एरर टर्म आ गया। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग तरह के केस कर लिए मैंने। पहला वाला केस क्या आ गया, ये रैंडम वाला आ गया, रैंडम वॉक। ठीक है, ये रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट आ गया। और थर्ड कितना आ गया आपका, ये रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट, ये आ गया ड्रिफ्ट प्लस ट्रेंड। ठीक है, ये तीनों तरह के किसी में भी आप ये क्या कर सकते हैं, तो इसमें ये आप रन कर सकते हैं। अब देखिए आपको अगर यहाँ पे क्या करना है, अब इस पे आपको रिग्रेशन रन करना है, रिग्रेशन रन करना है और आपको किसको टेस्टिंग करनी है, रिग्रेशन रन करके आपको ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है किसकी, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसको टेस्टिंग करेंगे ये इक्वल टू 0 है या नहीं है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस क्या है हमारा, दिस इज़ इक्वल टू 0, ये हमारी नल हाइपोथेसिस बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टी नहीं ताओ टेस्ट का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो ताओ टेस्ट है इसका यूज करते हैं। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे किसका, अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है हमारी, ग्रेटर देन जो ताओ टेस्ट की जो है क्रिटिकल वैल्यू जो है, क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर आ जाती है, तो इस केस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ओके, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, एंड इफ ताऊ वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल ताऊ वैल्यू, accept the null hypothesis, which means series is non-stationary। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमें ताओ टेस्ट के थ्रू हम इसको इस तरह से ताओ स्टैट का यूज करके हम इसको ये करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आपको अगर आप ई व्यू में देखेंगे तो आपको पी वैल्यू देखना है। ओके, पी वैल्यू के बेसिस पे आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे कि एक और हमारे पास केस आ जाता है जिसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट। ठीक है, ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट। ठीक है, इसको ऑगमेंटेड क्यों कहते हैं। अब देखिए हमने एक एजम्पशन ली थी कि एरर टर्म को रिलेटेड नहीं है। अगर एरर टर्म को रिलेट कर रहे हैं तो हमारा एस्टिमेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका मतलब कि एरर टर्म वाइट नॉइस नहीं है। ठीक है, एरर टर्म्स आर correlating which means error term is not white noise। ठीक है, यहाँ पे वाइट नॉइज़ का मीन ये होता है कि इसका जो है मीन वैल्यू जो होता है वो 0 होगा और जो वेरिएंस होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने ये देख लिया। तो इसके लिए डिकी फुलर ने ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे करेंगे चेंज इन वाई टी इक्वल टू β1 प्लस यहाँ पे β2 टी। ओके, प्लस यहाँ पे जो हमने डेल्टा लिखा था माइनस टी, इतना तो मैंने पहले लिखा था वो भी लिखा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो ये हमारा कौन सा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसी का लैग वैल्यू हमें इंक्लूड करना है ताकि हम जो है जो एरर टर्म में जो कोरिलेशन आ रहा है उसको रिमूव कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए इसका जो हम यहाँ पे करेंगे i इक्वल टू 1। ओके, m और ये इसका कोफिशिएंट आ गया और ये एरर टर्म इसके कितने लैग लेने हैं वो हम उस हिसाब से देख लेंगे प्लस ei। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी का लैग वैल्यू को हमने इंक्लूड किया। तो इससे क्या हुआ जो कि एरर टर्म में जो कोरिलेशन आ रहा था वो रिमूव हो गया और एरर टर्म हमारे पास ये ei आ रहा है। और ei क्या है, ये पूरी तरह से वाइट नॉइस है। ठीक है, ये पूरी तरह फीचर ये करता है कि इसका जो मीन वैल्यू जो है एरर टर्म का वो 0 को इक्वल है और जो वेरिएंस आ रहा है एरर टर्म का वो हमारा कांस्टेंट आ रहा है और नो
कोरिलेशन आ रहा है, ठीक है, किसी भी दूसरे एरर टर्म से ये कोरिलेट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पे ये चीज़ हुई है। तो ऑगमेंटिक डिकी फुलर टेस्ट का ये सारा इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी एक चीज़ यहाँ रखनी है कि इसमें हम जिसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसी का लैग वैल्यू लेते हैं हम। जब इसी का हम लैग वैल्यू लेंगे तो अपने आप ही जो एरर टर्म कोरिलेट कर रहे थे वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम फिर ईज़िली हम इसको ज़्यादा रिलायबल इस मॉडल को बना सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।